Hello guys, welcome back to CAVM's YouTube channel. So this is the lecture number 12 in Hindi and we have to complete with the topic duties and powers of auditor. I have already explained you all the duties and powers. Only this section number 143 subsection 3 was left. So let's start with its discussion. तो इसमें जो सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 3 है तो इन्होंने ना कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स दी हैं कि ये सारी बातें भी ऑडिटर शुड स्टेट इन हिज ऑडिट रिपोर्ट। तो वो क्या है? फर्स्ट पॉइंट है वेदर ही हैज सॉट एंड ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस which to the best of his knowledge and belief were necessary for the purpose of his audit, and if not, the details thereof and the effect of such information on the financial statements. इन्होंने फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट दी है वो ये दी है कि ऑडिटर ने जो भी कोई इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन किया है ऑडिट के दौरान, तो क्या वो उसकी नॉलेज के मतलब उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग एंड उसके बिलीव के अकॉर्डिंग नेसेसरी था ऑडिट के पर्पज़ के लिए। दैट मीन्स जिस पर्पज़ के लिए ऑडिट हो रहा था, क्या वो इन्फॉर्मेशन जो उसको मिली है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, उस पर्पज़ को फुलफ़िल कर रहा है। और अगर वो फुलफ़िल नहीं कर रहा है तो आपको ये देखना है कि वो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उस पर कितना इफेक्ट है एंड क्या इफेक्ट है। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, स्टेट करनी। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो हमारी ये हो गई। सेकेंड चीज़ इन्होंने बोली है whether in his opinion proper books of accounts as required by law have been kept by the company so far as appears from his examination of those books and proper returns adequate for the purposes of his audit have been received from branches not visited by him। तो इन्होंने इसमें दो बातें बोली। एक तो इन्होंने ये बोला है कि उसकी ओपिनियन में मतलब जो उसको इन्फॉर्मेशन मिली है तो उसकी जो भी समझ है उसके अनुसार क्या जो कंपनी है जिसका ऑडिट करने वो गया था उसने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो लॉ की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे थे, लॉ ने रिक्वायर किए थे, वो सारी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है जो कंपनी है, जो क्लाइंट है। ठीक है। और साथ ही में उन्होंने ये बोला है कि इफ़ दैट पर्टिकुलर कंपनी हैज़ प्रॉपर ब्रांचेस, तो क्या उन प्रॉपर ब्रांचेस से जो ब्रांचेस हैं उनकी वेरियस, तो वहाँ से प्रॉपर रिटर्न्स आ रही हैं। ठीक है। तो अब एक ऑडिटर है एंड आपको ऑलरेडी लिमिटेशंस के बारे में पता है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि अगर उस कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं तो आप हर एक ब्रांच में जाके विजिट कर सको। सो दैट इज़ वाई यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी ब्रांचेस जो आपने विजिट नहीं किए उनकी रिटर्न्स आ रही है, सो दैट आपको एक आइडिया लगे कि उन ब्रांचेस में भी किस टाइप से वर्किंग हो रही है एंड क्या हो रहा है। ठीक है। फिर इसके बाद में सी पॉइंट है वेदर द रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ एनी ब्रांच ऑफिस audited under subsection 8 by a person other than the company's auditor has been sent to him under the proviso to that subsection and the manner in which he has dealt with it in preparing his report। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऑडिटर के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो हर जगह जाके सारी ब्रांचेस पे जाके ऑडिट कर सके, तो कोई दूसरा बंदा जाएगा अदर देन द ऑडिट कंपनीज ऑडिटर। ठीक है, वो उसने सेंड किया है। तो क्या जो रिपोर्ट है whether the report on the accounts of any branch office has been sent to him under the provision to that subsection, that means कि अगर सपोज मिस्टर ए ऑडिटर है और उसने बी को भेजा है एज अ सेक्रेटरी ऑडिटर और या फिर कोई आर्टिकल है बी, ठीक है, उसको उसने भेजा है कि ब्रांच पे कि जाओ और जाके उस ब्रांच को ऑडिट करके आओ। तो वो जब बी आएगा तो वो आके प्रॉपर रिपोर्टिंग करेगा मिस्टर ए को कि ये मुझे मिला। तो वो जो भी रिपोर्ट्स उसने दी हैं वो उसने क्या प्रॉपरली डील की है, बिकॉज ए रिप्रेजेंटेटिव है, ए की टीम है पूरी और ए रिप्रेजेंटेटिव है, ए लीडर है एक तरह से। तो ये एक तरह से क्या हुआ, आपका इंगेजमेंट पार्टनर हुआ है ना, ऑडिटर इंगेजमेंट पार्टनर हुआ एंड ऑडिटर ने ही और लोगों को भेजा है ब्रांच पे। तो जब वो आगे रिपोर्ट्स देंगे तो उसकी ड्यूटी है ना कि वो प्रॉपरली डील करे, तो वही चीज़ ये बोल रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है whether the company's balance sheet and P&L dealt with in the report are in agreement with the books of accounts and return। जो बैलेंस शीट है एंड P&L है वो क्या मैच हो रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न्स के साथ में। फिर उन्होंने बोला है whether in his opinion the financial statements comply with the accounting standards, क्या वो comply कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग।
फिर बोला है इन्होंने, द ऑब्जर्वेशंस और कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और मैटर्स विच हैव एन एडवर्स इफेक्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। ये चीज़ आपको एक अलग तरह से स्टेट करनी है कि जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस थे और जो भी आपके कमेंट्स थे जिसकी वजह से आपको लग रहा था कि कंपनी के ऊपर नेगेटिव या एडवर्स इफेक्ट आ सकता है, तो आपने वो चीज़ क्या करनी है, अलग से स्टेट करना है। यही चीज़ इन्होंने बोली है। वेदर एनी डायरेक्टर इज डिसक्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, और अगर कोई डायरेक्टर डिसक्वालीफाइड है इस वाले सेक्शन के अंडर कि वो उसको हम डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं अब कभी भी या जो भी टाइम है, तो क्या वो ऐसा कुछ डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं है। एंड इफ़ दैट डिस्क्वालिफिकेशन इज़ देयर, तो ये आपको अलग से स्टेट करना है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। फिर इन्होंने एच वाला पॉइंट बोला है, एनी क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड अदर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ। मतलब कि क्वालिफिकेशन या फिर कोई एडवर्स रिमार्क है किसकी रिगार्डिंग, मेंटेनेंस के बारे में। अभी हम लोगों ने पढ़ा था एडवर्स इफेक्ट्स ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और फिर अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी के बारे में था ये, ठीक है। और ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपकी है जो मेंटेनेंस के बारे में, तो उसके रिगार्डिंग आपको ये एडवर्स रिमार्क मिला है तो यू हैव टू स्टेट दैट। फिर उसके बाद में आई पॉइंट है, वेदर द कंपनी इज एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन प्लेस एंड द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ सच कंट्रोल्स। However, it may be noted that the reporting requirement on adequacy of IFCs with reference to financial statements shall not be applicable to a private company which is OPC small company। मतलब इन्होंने ये बोला है कि क्या कंपनी ने एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को मेंटेन कर रखा है, लेकिन ये जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स वाली रिक्वायरमेंट है ना, ये इन 3 कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है। एक तो ओपीसी, एक स्मॉल कंपनी, और एक है जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है एंड साथ ही में जो बोरिंग्स हैं वो भी 25 करोड़ से कम है, ठीक है। फिर उसके बाद में जे पॉइंट इन्होंने बोला है, सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड रूल 11 of the company's audit and auditors rule 2014 prescribes the other matters to be included in the report। अब इन अदर मैटर्स में इन्होंने वही पॉइंट्स बोले हैं कि अगर कोई ऐसा मतलब वो है जिसके अगेंस्ट पेंडिंग लिटिगेशन, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। ये वाले, तो ये चीज़ आपको ऑडिट रिपोर्ट में अपनी स्टेट करना है। यहाँ पे इन्होंने बोला था ना, वही चीज़ इन्होंने यहाँ इसको रिपीट किया है, सच अदर मैटर्स। ये वाला पॉइंट मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। ऑडिटर हैज़ टू रिपोर्ट वेदर टू द बेस्ट ऑफ हिज इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज द सेड अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ कंपनी अफेयर्स। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के अफेयर्स के बारे में ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, और साथ ही में P&L एंड कैश फ्लो जो है उसके बारे में भी एज़ प्रिस्क्राइब्ड अंडर रेलिवेंट रूल्स, कि मतलब कोई पेंडिंग लिटिगेशन तो नहीं है कंपनी के अगेंस्ट, एंड अगर वो है तो डिस्क्लोज हुई है, उन्होंने कोई प्रोविज़न बनाया है फॉर लॉ, और साथ ही में उन्होंने कोई डिले तो नहीं किया है IEPF के फंड में ट्रांसफ़र करने से अमाउंट, एंड अगर किया है तो फिर यू हैव टू रिपोर्ट इट। तो ये आपके सारे ड्यूटीज़ एंड पावर्स आपका ओवर हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे वो हम लोग एडिशनल टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। एंड या वन मोर अनाउंसमेंट, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि कौन सा कारो आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है, तो मैं बता दूं आप लोगों के लिए कि जो बच्चे जनवरी में एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, जनवरी 2021, उनके लिए तो कारो 2016 ही है। लेकिन जो बच्चे मई में होने वाले हैं अपियर, तो उनके लिए अभी तक इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि आपके लिए कारो 2020 है या फिर कारो 2016 है। कारो 2020 का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, वो तो इंस्टीट्यूट ने डिले कर दिया है, तो उन लोगों के लिए तो अभी 2016 ही है, बिकॉज़ अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, तो हम दोनों ही कारों को पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आपको याद करना हो तो आप प्रिपेयर जो करना वो कारो 2016 करना, बट जैसे ही कोई क्लैरिफिकेशन आ जाएगा फिर जो भी कारो आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो वैसे तो 16 ही करना, और अगर कोई ऐसा नोटिस आता है कि 20 होगा तो फिर आप 20 को प्रिपेयर कर लेना। मैं दोनों ही कारों की वीडियो अपलोड कर दूँगी, बट कारों की वीडियो से पहले मैं जॉइंट ऑडिट एंड ये सारे जो आपके मिसलेनियस टॉपिक्स हैं इनको करवाऊँगी, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर आपका ये चैप्टर जो है वो ओवर हो जाएगा। अब मैं इसके बाद में जो वीडियोस डालूँगी वो इंग्लिश में होंगी, एंड देन जो भी वीडियो हिंदी में होगी उसके आगे आपको टाइटल पे दिख जाएगा दैट पर्टिकुलर वीडियोज़ इन
Hindi. Okay, so I hope you are enjoying with the chapter. For any doubts, you can comment down. Ending this video here. Bye guys.